हाँ, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का करियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये वीडियो में थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वीडियो को मैं फिर से बना रहा हूँ। तो देखिए, हमारे पास है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम है जो कि गति के लिए दिया था, उन्होंने मोशन के लिए दिया था। इसीलिए इस नियम को क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। तीनों नियम गति के लिए है ना। तो न्यूटन कितने नियम थे? तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस नियम में इन्होंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है, तो वह वस्तु भी पहली वाली वस्तु के ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यहां पे मैंने ये तो लिखा है, पहली वाली वस्तु भी दूसरी वस्तु पहली वस्तु के ऊपर बराबर परिमाण का परंतु विपरीत बल लगाती है, और इसे क्या बोलते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम बोलते हैं। सुनना ध्यान से। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक सतह है और इस सतह के ऊपर एक क्या रखा है? डिब्बा रखा है। इस डिब्बे का द्रव्यमान कितना m है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस पे धक्का लगा रहा है। क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है। मान लो इसने धक्का लगाया तो बल लगाया होगा, मतलब इसने 5 न्यूटन का बल लगाया। इस व्यक्ति ने इस डिब्बे के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया, और इस डिब्बे ने भी इस व्यक्ति के ऊपर मान लिया मैंने कितना बल लगाया? 5 न्यूटन का। कितना लगाया? 5 न्यूटन का। इसका मतलब कि इस व्यक्ति ने इसके ऊपर बल लगाया तो इस डिब्बे ने भी उसके ऊपर बल लगाया। बोलो बोलो, इस व्यक्ति ने जब इसके ऊपर बल लगाया तो उसने बल लगाया, लेकिन इसको तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें यही तो होता है, एक बल दिखता नहीं है। अब इस व्यक्ति ने इसके ऊपर क्या किया? क्रिया। क्या किया? क्रिया। और इसने जो बल लगाया उसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछेगा तो भी न्यूटन का तृतीय नियम होगा, और अगर न्यूटन का तृतीय नियम पूछेगा तो होगा ही होगा, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं, सुनना ध्यान से। मान लो हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु है 1, या एक वस्तु 1 है और एक वस्तु क्या है? 2। ये वाली वस्तु इसके ऊपर बल लगा रही है, तो ये वाली वस्तु इसके ऊपर ही बल लगाएगी, सिंपल सी बात है। तो जब ये वाली वस्तु इसके ऊपर बल लगाई तो इसका मैंने नाम बोल दिया F बोल दिया। क्या बोल दिया? F। और जब इस वाली वस्तु ने इसके ऊपर बल लगाया तो भी इसका नाम क्या हो गया? F हो गया। अब एक बात मैं इधर ना किनारे आपको बताता हूं, बहुत काम की बात है, आपको भी आगे काम आएगा। सुनना। मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु 1 है और एक वस्तु 2 है, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? बल। क्या लगा रहे हैं? बल। तो अगर मैंने लिख दिया कि F12 या मैं लिख दिया F21, तो इसका बड़ा अपना मतलब होता है। F12 तो जो आगे होगा उस पर बल लगता है, जो आगे होगा उस पर बल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 पर बल लग रहा है। 1 पर बल लग रहा है किसके कारण? 2 के कारण। इसका मतलब ही हुआ कि 1 पे बल लग रहा है किसके कारण? 2 के कारण। तो यहां मैं लिखूंगा कि 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण। 2 के कारण। आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर मैं इस वाले पार्ट के बारे में बात करूंगा तो यहां पे क्या रहा कि 2 पर बल लग रहा है। 2 पर बल लग रहा है किसके कारण? 1 के कारण। तो जो आगे लिखा होता है उसके ऊपर बल लगता है, और जो पीछे लिखा होता है उसके द्वारा बल लगता है। तो यहां पे अगर हम आएंगे, अब सुनना, अब आप लोग बताना, ये क्या कर रहा है? 1 लगा रहा है 2 के ऊपर, 1 लगा रहा है 2 के ऊपर। किसके ऊपर लग रहा है? 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है? 1। इसका मतलब यहां पे आएगा F21। अगर यहाँ पे F21 तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है इस 2 ने इसके ऊपर बल लगाया, इसके ऊपर 1 के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 1 और फिर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये हो जाएगा F21 और F1 2 हो जाएगा। अच्छा, दोनों बलों का मान क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो दोनों को मैं बराबर दिखा देता हूं। तो मैंने बोला कि F12 बराबर F21, लेकिन बराबर तो है बट विपरीत दिशा में है। तो जब बराबर बल हो बट विपरीत दिशा में बल होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं? एक के साथ में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, किसी के साथ भी। तो मैंने यहाँ पे इस वाले के साथ क्या लगा दिया? माइनस। इतना समझ में आया आप लोग को? अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं F12 वाला जो बल है और जो F21 वाला बल है, इस माइनस वाले को इधर बुला रहा हूं। तो देखो, जब बुलाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा F12, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो हो जाएगा F21 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब इसको जरा समझना, यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल रहा है और बहुत बड़ी बात आने वाली। क्या? कि जो हमारे पास कोई वस्तु है और जब वो एक दूसरे पर बल लगा रही हूं, यहाँ पे बाय बल का मान क्या है? 0 है।
यहाँ पर कोई बल नहीं है, सिर्फ वस्तुएं आपस में बल लगा रही हैं। तो जब वो दो वस्तुएं आपस में दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं तो उनका जो नेट बल होता है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब कि F12 और प्लस F21 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा आ जाओ पीछे, तो न्यूटन का दूसरे नियम में आ जाओ। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर F बराबर m में, यही तो होता है ना। तो यहां पर जो F12 है और जो F21 है ये उसी बल के बारे में बता रहा है। इसका मतलब कि जो न्यूटन का तृतीय नियम है, जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो न्यूटन के प्रथम नियम न्यूटन के द्वितीय नियम के समतुल्य है या बराबर है, समतुल्य है या बराबर है। तो यहाँ पे आ गया F12 बराबर माइनस का F21। तो यहाँ पे जब इसको पश्चांतर करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप जल्दी से राइट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम होता है इसका हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें थ्योरी वाला पार्ट है, तो इसे आप जल्दी से फिर हम उसको लिख के आते हैं आपके पास। हाँ जी बच्चों, तो देखो अब हमारे पास आ रहा न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसका दैनिक जीवन में उदाहरण। हमारे पास जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसमें ये नियम कैसे यूज होता है। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास कि बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। जैसे जब बंदूक की गोली को दागा जाता है, जब बंदूक को चलाया जाता है तो जो बंदूक होती है ना वो पीछे की ओर झटका देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब बंदूक की गोली आगे निकलती है तो वो पीछे की ओर क्या लगाती है, बल। क्या लगाती है, बल। तो जब एक बल उसको आगे की ओर ले जाता है, जो कि हम जब ट्रिगर को दबाते हैं तो आगे भेजता है, और दूसरा क्या लगाता है, पीछे। जब वो पीछे की ओर धक्का देती है तो कहां जाती है, आगे जाती है। इसको बोलते हैं बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर झटका देना। और ये किसके नियम पे आता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे आता है। क्यों? क्योंकि भाई जब पीछे बंदूक से जो गैस निकलती है, गरम गरम जो गैसें निकलती है तो बंदूक कहां जाती है, आगे। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। दूसरा हमारे पास आता है नाव से किनारे पर कूदना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पे कूदता है ना, तो ध्यान से अगर वो नहीं कूदता तो नाव चली जाती है मतलब उस बार नदी की तरफ, और पैर हमारा जमीन की तरफ भाग जाता है और टांग फैला के लोग गिर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम पैर को उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो इस पैर से हम बल कहां लगाते हैं, पीछे की ओर। और जब तुम बल पीछे की ओर लगाओगे तो नाव कहां जाएगी, पीछे जाएगी। तो इस प्रकार से नाव पे कूदने पर अगर हम सही से ध्यान न दें तो गिर जाते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, जेट हवाई जहाज या रॉकेट की गति। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं, या भी चंद्रयान 3 इन सबको जब लॉन्चिंग होती है तो इनमें जब ये ऊपर जाते हैं तो नीचे बहुत गैसेस निकलती है, इनसे गरम गरम आग जैसे निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे निकलती है तो बहुत प्रेशर से निकलती है, तो नीचे क्या लगाती है, बल। और जब नीचे बल लगाएगी तो ऊपर अपने आप बल लगेगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसलिए कहां जाती हैं, ऊपर जाती हैं। अगला टॉपिक क्या है कि कुएं से पानी खींचते समय अचानक रस्सी अगर टूट जाए तो आप कहां जाएंगे, पीछे की ओर गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे, सुनना ध्यान से। मान लो अगर मैं रस्सी को ऐसे पड़े खींच रहा हूं तो मैं बल कहां लगा रहा हूं, पीछे की ओर, और रस्सी टूट जाए तो अब देखो जब मैं इसको खींच रहा था तो जो मेरी बाल्टी कुएं में लटक रही थी वो अपनी तरफ खींच रही थी और मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन रस्सी टूट गई तो जब मैं पीछे किया तो मैं कहां गिर जाऊंगा, पीछे क्यों गिर जाऊंगा। कि रीजन कौन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने देखा न्यूटन गति का विषय के तृतीय नियम क्या होता है और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसका नियम क्या होता है, मतलब उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको बताते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपके एग्जाम में, पूछ सकता है हाफ ईयरली आपके ईयरली एग्जाम में कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। बट उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक। अगर पूरी फिजिक्स में भी मैं कोई नियम पढ़ाता ना हूं और वहां पे क्या आ जाए, संरक्षण आ जाए, क्या आ जाए, संरक्षण आ जाए, कंजर्वेशन आ जाए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। अगर कहीं पर कंजर्वेशन आ जाए,
संरक्षण आ जाए तो इसका मतलब साफ साफ समझिएगा, इसका मतलब होता है कि ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसके मान को अदल बदल सकते हैं। कुल मिला के मान नियत ही होगा, मान का मान जो मान उसकी जो वैल्यू है उसका मान कम और ज्यादा नहीं होगा। सुना ध्यान से। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हाई स्कूल में भी था ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो उसमें आप क्या बोलते हो कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही तो बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा। अब मान लो हमारे पास अगर मैं संवेग का फॉर्मूला लिखूं तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P बराबर होता है mv। P बराबर क्या होता है mv होता है। अगर मैं यहाँ पे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का यूज करूं, देखना ध्यान से, तो क्या होता है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। F बराबर क्या होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है, पढ़ रखा है हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं कि जो बल है ये बल, ये क्या होता है, ये बाह्य बल होता है। क्या होता है, बाह्य बल होता है। तो अगर कहीं पर ये चीज हो रही है और वहां पे बाह्य बल कार्य ना करे, तो जब वहां पे बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो इसका मतलब F का मान क्या हो जाएगा, जीरो। F का मान जीरो, ध्यान देखना, जब F का मान जीरो हो जाएगा तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा जीरो बराबर डेल्टा P अपॉन का डेल्टा टी। डेल्टा टी को इधर भेज दो, जब डेल्टा टी को मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, डेल्टा P बराबर हो जाएगा जीरो। डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कुल मिला के P, तो P बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। ये जीरो नहीं, ये नियतांक है। क्या है, नियतांक है। और यही क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। फिर सुनना, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, जब किसी वस्तु पर क्या नाम से बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो, तो उसका टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका संवेग जो होगा वो नियत होगा, उसका संवेग क्या होगा, नियत होगा। फिर देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस वस्तु का वेग क्या है, v है, और टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पे अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो हर स्थिति में जो आपको संवेग मिलेगा उसका मान नियत मिलेगा, मान बदलेगा नहीं। अगर मान बदल जाएगा तो इसका मतलब संवेग संरक्षित नहीं है। लेकिन शर्त याद रखो, शर्त क्या है कि F का मान क्या है, जीरो है। तो ये क्या होता है, हमारे पास संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो आज क्लास में यहीं तक बात करते हैं। अगली क्लास में हम संवेग संरक्षण सिद्धांत का डेरिवेशन भी कराएंगे, छोटा सा ही है, बट थोड़ा समझाने में समय लगता है उसको, तो वीडियो लंबी हो जाती है बच्चे कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ने में आपको बढ़िया बेहतरीन लगा होगा। तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा कैसी लगी आपको क्लास। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।